नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रदेश हमारा के बुलेटिन में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी संसद में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। चोरों ने पाकिस्तान की संसद से सांसदों की चप्पल जूतों को गायब कर दिया। और बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पाकिस्तान में भिखारियों को लेकर एक बहुत खतरनाक ऑर्डर जारी किया गया है। यह पूरी खबर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे के ठीक पहले पाकिस्तानी संसद परिसर में स्थित मस्जिद से 20 जोड़ी जूते चप्पलों पर डकैती पड़ गई। ये डकैती दिन दहाड़े हुई, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हुई, लेकिन इसे देख कोई नहीं पाया। और जब खबर मीडिया के सामने आई तो सुरक्षा कर्मियों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो जवाब क्या दें, इसलिए वो अपना सिर खुजलाने लगे। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाज जुमा के बाद 1 दर्जन अफराद की जूतियां चोरी कर दी गई हैं। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाजियों के जूते चोरी करने वाला कौन था? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो खुद की जान सहित अपने सामान की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ईरान के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान पहुंचे तो क्या हुआ। इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे की तारीख जैसे ही फिक्स हुई, शाहबाज और मुनीर की मानो बाँछें खिल गईं। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि विदेशी मुल्क का इतना बड़ा मेहमान उनके खस्ता हाल मुल्क का दौरा भी कर सकता है। लेकिन खबर सच थी, इसलिए तुरंत ही शाहबाज शरीफ ने अपना पुराना कटोरा निकाला, उसकी साफ सफाई की और शाहबाज ने कटोरा हाथ में उठा लिया। यानी शाहबाज ने ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही भीख लेने की पूरी तैयारी कर ली। तो जनाब, शाहबाज और मुनीर ने कटोरा लेकर भीख मांगने की पूरी रिहर्सल कर ली थी। वैसे पुरानी कहावत भी है कि भीख मांगने के लिए भी वेश धारण करना पड़ता है। सो पाकिस्तान ने वही किया। ईरानी राष्ट्रपति का जहाज जैसे ही पाकिस्तान में लैंड हुआ, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम दिया गया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक इब्राहिम रईसी के वेलकम में पाकिस्तान इस कदर बिछ गया कि उनका कराची दौरे का कार्यक्रम बना तो पूरे कराची शहर को ही बंद कर दिया गया। शहबाज की सरकार और मुनीर की आर्मी ने इसकी कोई वजह नहीं बताई, लेकिन मीडिया के सूत्र बताते हैं कि यह फैसला कराची के भिखारियों की वजह से लिया गया, ताकि इब्राहिम के सामने मुल्क की साफ सुथरी इमेज को पेश किया जा सके। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में भीख मांगना कोई शर्म की बात नहीं रही, बल्कि बाकायदा ये अब एक प्रोफेशन बन गया है। खैर, इसकी बात आगे करेंगे। अभी बात ईरान की। अब आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के भीख मांगने वाले कटोरे को ईरान ने कितना भरा है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बैठक का मुद्दा पाकिस्तान ईरान के बीच की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो पैसे की कमी से सालों से लटकी हुई है। اقتصادی بین دو کشور سطح قابل قبولی نیست. ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. अब पाकिस्तानी कटोरी की कहानी आगे सुनिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हर रोज आहिस्ता आहिस्ता रसातल में घुसता जा रहा है। मुल्क में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, और ऐसे में अगर ये पाइपलाइन का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो पाकिस्तान पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। अब जिस मुल्क में दाल तो छोड़िए, आटा भी नहीं है, वो कहां से लाता 1.5 लाख करोड़ रुपए? ईरान से इस डील को लेकर अमेरिका की नाराजगी से बचने के लिए मार्च 2023 में पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन वॉशिंगटन भेजा था। इसका मकसद अमेरिका से प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए छूट मांगना था, ताकि वो ईरान के चलते उन पर कोई पाबंदी न लगा दे। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ की अंतरिम सरकार ने प्रोजेक्ट के एक हिस्से को मंजूरी दे दी। इसी वजह से पाकिस्तान 80 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाना चाहता है, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से उसे लगातार झुकना पड़ रहा है।
पाकिस्तान की हालत को समझने के लिए इस खबर पर भी गौर कीजिए। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद ही पाकिस्तान के वजीर आला साहब शी जिनपिंग के मुल्क जाने की तैयारी में थे, लेकिन चाह कर भी शाहबाज का चीन दौरा अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हालत ठीक नहीं है। उसके कई विमान आसमान में उड़ने की जगह एयरपोर्ट पर धूल फांक रहे हैं और जानकारी के मुताबिक शाहबाज का प्लेन भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का ही है। अब पाकिस्तानी संसद परिसर से गायब हुए जूते चप्पलों की खबर भी जान लीजिए। संसद में हुई ऐसी घटना पर स्पीकर ने जांच के आदेश दिए हैं। संयुक्त सचिव प्रशासन और सार्जेंट एट आर्म्स स्तर के अधिकारियों को घटना की जांच करने का काम सौंपा गया है और CCTV फुटेज की निगरानी के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। ईरान और इजराइल के बीच किसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं। इससे पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला लें, वो 3 बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घिर चुके हैं। अब इजराइल की सेना को डर है कि कहीं इस हालत का फायदा ईरान ना उठा ले। चौबीस घंटों के अंदर इजराइल और ईरान की टक्कर में 3 बड़ी घटनाओं ने बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 1। अमेरिका ने इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 2। इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 3। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर देखकर इजरायल खौफ में डूब चुका है। इस वक्त ईरान के इजरायल पर हमले और गाजा पर इजरायल की लगातार बमबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक फोर्स इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस बटालियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खूब जुल्म ढाए हैं। देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि बहुत बड़े विवाद में घिर चुकी है इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन। इस बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन का इल्जाम है। 1999 में बनाई गई बटालियन में सिर्फ पुरुष सैनिक हैं और वो भी अति रूढ़िवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है। नेत्जा येहूदा बटालियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2023 से पहले के हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहां 460 से ज्यादा लोगों की इजरायल की सैन्य कार्रवाई में मौत हो चुकी है। इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। इसलिए यही है बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर 1। नेत्जा येहूदा बटालियन पर पाबंदी का मतलब इजरायल की सेना पर काला धब्बा। नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है। बाइडन का आक्रामक रवैया देखकर नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन ऐसा आया है कि साफ लग रहा है कि इजरायल अब ईंट से ईंट बजा देगा। उसकी राह में जो आएगा तबाह कर दिया जाएगा। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर 2। इजरायली सेना के इंटेलिजेंस चीफ एहरॉन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने इजरायली टैंकों को जलते हुए देखा। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई। इसी के बाद से इजरायल में अंदरूनी कोहराम मचा था।
इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल एहरोन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया। ये ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। गाजा पर रोजाना नॉन स्टॉप बमबारी के बावजूद इजरायल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अब भी खाली हाथ है। 2024 में अप्रैल का महीना इजरायल के लिए ही नहीं, इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। अमेरिका इजरायल की मदद करने की बजाय उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है। इजरायल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच ईरान से बड़े युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मिलिट्री कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इसे ईरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इजरायल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं। زنجان چندش خورد چندش نخورد اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران. इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था, क्योंकि 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। जबकि इजरायल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अप्रैल की रात ईरान की कुछ मिसाइल इजरायल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयरबेस पर गिरी थी। इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इजरायल की साख पर गिर रहे हैं। नेतन्याहू के कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इजरायल की पब्लिक पूछ रही है कि गाजा में बंधक बनाए हुए लोग कब आजाद होंगे। इजरायल से लगातार पूछा जा रहा है कि ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहां है। और बूंदी से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक के मामले में एसपी हनुमान प्रसाद मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीएम के रोड शो के लिए जिप्सी की पार्टी के लोगों ने व्यवस्था की थी। सीएम सिक्योरिटी टीम की देखरेख में ये रोड शो निकल रहा था। गाड़ी का अचानक इंजन गर्म होने से सुरक्षा के चलते सीएम को उतारा गया। जिप्सी में सीएम, डिप्टी सीएम और भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला सवार थे। तो बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक का मामला है, जिसमें एसपी हनुमान प्रसाद मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने सीएम के रोड शो के लिए जिप्सी की पार्टी के लोगों ने व्यवस्था की थी, ऐसी बात कही है। सीएम सिक्योरिटी टीम की देखरेख में रोड शो निकल रहा था और गाड़ी का अचानक इंजन गर्म होने से सुरक्षा के चलते सीएम को उतारा गया। भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल, जयपुर के ध्रुवपद गायक लक्ष्मण भट्ट तैलंग और समाजसेवी माया टंडन को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया। इन तीनों विभूतियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्म पुरस्कारों से सभी को सम्मानित किया गया। इन सभी का जीवन अपनी कला को सजाने सहेजने में बीता है। वहीं माया टंडन सड़क सुरक्षा के लिए काम करती हैं। वो 1995 से सड़क हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग की जगह उनके बेटे पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया है। प्रचार के घमासान के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत अपने उफान पर है। पीएम मोदी के बांसवाड़ा में दिए भाषण के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है और शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस का पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। मौसम का मिजाज और चुनाव प्रचार का तूफान दोनों चरम पर है। गारंटी वाले आगाज के बाद अब हिंदू मुसलमान का चैप्टर ओपन हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की उस नस को दबा दिया है जो तुष्टीकरण की तुला पर मुस्लिमों को खड़ा कर वोट की चोट से सरकार बदलने के लिए हाथ बदलेगा हालात वाला नारा लगा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने सीधा प्रहार कांग्रेस की ऐतिहासिक मंशा पर और अब की बार जारी मैनिफेस्टो पर किया। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। कांग्रेस सरकार में आई तो देश में क्या होगा, हिंदू कहां खड़े होंगे, मुसलमान को क्या मिलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की चुनावी किताब का पन्ना पन्ना जनता को पढ़कर सुनाया। अलीगढ़ में बातें बांसवाड़ा वाली ही थी, लेकिन और सटीक और चोटिल। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। विपक्ष में खलबली है। सियासत के जिस मुस्लिम वोट वाले के कहने से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में पूरा विपक्ष रात दिन एक किए हुए है। पीएम मोदी ने विपक्ष से उस सीढ़ी को खींच लिया है। प्रचार इतना तगड़ा है कि समूचा विपक्ष एक सुर में मोदी मोदी अलाप रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। विपक्ष की ये बौखलाहट क्यों है? पीएम मोदी ने सत्ता, संपत्ति और मुसलमान वाला मुद्दा क्यों छेड़ा? मुस्लिम वोटों के हित साधकों को पीएम मोदी की बात इतनी क्यों चुभ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से मिलने की बात कहते हैं। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग भी पहुंचते हैं। Election should fight with harmonious mindset. That should begin from the Prime Minister itself, because Prime Ministership is the big position in this country, constitutional position. But this is quite unfortunate. He is lying everything. He is entirely misquoting the Congress manifesto. मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा, उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक, मंगल सूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी। और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच। हिंदू मुसलमानों का यही अध्याय है जो हिंदुस्तान में पार्टियों का मुकद्दर तय करती है। ये ध्रुवीकरण के सूरमा भी जानते हैं और तुष्टीकरण के अलंबरदार भी। लिहाजा हिंदू मुसलमान का मुद्दा छिड़ा है तो इसके दूर तक जाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का 2006 वाला वो पन्ना पलटा जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की बैठक में दिया गया भाषण दर्ज है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस का दावा है कि उसके घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से कांग्रेस किनारा कैसे करेगी? ये दलील बेतुकी लगती है कि मनमोहन सिंह ने भाषण में मुसलमानों का पहला हक नहीं, पहला दावा की बात कही थी। विपक्ष की एकता पहले ईंट दर ईंट टूटी, अब दीवार दर दीवार ढह रही है। ताजा उदाहरण शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का है, जिन्हें उद्धव ठाकरे में भावी प्रधानमंत्री की छवि अचानक प्रकट होती दिख रही है।
लेकिन यहाँ मुद्दा इंडिया गठबंधन की टूट का नहीं, हिंदू मुसलमान का है, जो मतदान के पहले चरण में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, विकास और गारंटी के पाए पर टिका था, लेकिन दूसरे चरण में उसका विस्तार हिंदू मुसलमान तक हो चुका है। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती रही हैं। कांग्रेस की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर उनकी लोकप्रियता को काउंटर करना है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। प्रदेश में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा के साथ जोधपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कहीं पर राम मंदिर का मुद्दा है तो कहीं पर जातीय समीकरण कैंडिडेट की जीत का कारण बन रहे हैं। तो जोधपुर में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पर न्यूज 18 ने जनता के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। गजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में 2 बार लगातार सांसद हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कितना बड़ा कद अब और उनका बढ़ सकता है? और उससे भी और बढ़ सकता है, इससे आगे और कदम बढ़ेगा शेखावत साहब का। प्रधानमंत्री मोदी साहब के 5वें स्थान पर बैठेंगे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। आप बताइए, आपके जो सांसद हैं वो तीसरी बार चुनावी मैदान में, किस प्रकार का माहौल उनके पक्ष में नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और इनकी अच्छी विजय होगी और मंत्री बनेंगे ये और मोदी जी की सरकार बनेगी और अच्छा काम होगा, भारत का विकास होगा। जोधपुर लोकसभा के चुनाव में ये बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे गांव का विकास होगा, ज्यादा से हर चीज का विकास करेगा ये, इसलिए हम यहाँ से वोट को जिता करके भेजेंगे। ये होगा हमारा विकास। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सबसे बड़ा जो काम किया है, यहाँ गोतापुर नदी है जो ये इंदावटी बेल्ट है, जहाँ लगभग शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का 60% मतदाता इंदावटी बेल्ट में रहता है। वो पूरे के पूरे मतदाताओं को इसका सीधा से सीधा फायदा हुआ गोतापुर बांध बनने से। गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह से निकले हुए हैं, ना तो इनके चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन है ना चिंता है। सर, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये जितने लोगों से स्नेह मिलता है और कार्यकर्ताओं की अपरिमित अमाप ऊर्जा जो मिलती दिखाई देती है, वही शक्ति का आधार है, वही शक्ति का पुंज है, वही शक्ति की नाभि है। आपके जो विरोधी हैं वो इस प्रकार का परसेप्शन इस जोधपुर लोकसभा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि बीते 10 सालों में किसी प्रकार के कामकाज नहीं हो पाए। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये झूठ फैलाने के प्रयास जिस तरह से किए गए, षड्यंत्र जिस तरह से किए गए, अब लगभग लोगों के सामने क्लैरिटी है। मैंने तो एक दिन ऐसे ही पूछा था कि भाई जोधपुर में जब मैं सांसद बना उससे पहले 15 लोग सांसद बन चुके थे, पर जोधपुर को कनेक्ट करने वाला एक भी नेशनल हाईवे 2 वे पेव शोल्डर भी नहीं बना हुआ था। शेखावत साहब, इतने कामकाज होने के बावजूद आपका जो स्वभाव हमने देखा है कि आप शिलान्यास में नहीं जाते हैं, फीताकाट पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, तो प्रचार प्रसार न करना कहीं ना कहीं कारण तो नहीं बन गया विपक्ष को सवाल खड़ा करने में? हो सकता है लोगों को शायद जो काम होता है उसका एहसास न कराना शायद हो सकता है इस वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में कहीं दोष होता होगा, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं था कि मैं रोज़ जाकर के फीता काटूं, किसी का काम का एहसान करूं। मेरे सेवा का अवसर मुझे दिया था और मैं तो मानता हूं कि धन्य मेरा भाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला और मैंने सेवा करने की कोशिश की। अशोक गहलोत साहब से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा लेकर चल रही है 400 पार, उस दावे का दम निकल गया है और पहले चरण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस प्रकार की बातचीत नहीं करेगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ अब की बार 400 के पार, और 400 के पार होगा। मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। गहलोत साहब कहते थे कि मेरी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन हुआ वही था जो जनता चाहती थी और जो हम कह रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अब की बार 400 के पार होगा। देश की जनता आतुर होकर के नरेंद्र मोदी को बड़ा मैंडेट देने के लिए तैयार बैठी है। आरोप ये लगते हैं कि जो आपका कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं आपसे खफा है, इस प्रकार की कोई संभावना नजर आती है क्या आपको, और क्या वर्तमान की जोधपुर की सियासत में ऐसा है क्या? देखिए, मैं वैसे ऐसा नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति को किसी जाति का नेता बनाने के लिए काम होता होगा। हम लोग जाति के भेद से ऊपर उठ करके देश के निर्माण के लिए निकले हुए लोग हैं।
हम ये जाति और जाति के भेद में नहीं पड़ते, लेकिन ये तय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति का अपना जातिगत आधार होता है। मुझे भी मेरी जाति का अत्यंत प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, हर तरह की परिस्थिति में उनका साथ भी मिला है। सर, पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण के बाद इस प्रकार का मैसेज खड़ा किया गया, इस प्रकार का परसेप्शन खड़ा किया गया कि आप डिफेंसिव मोड में हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई, ऐसे में आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे किसका डिफेंस करना था? मैंने कोई गलत कहा था कि जो मुझे डिफेंस करने की ज़रूरत पड़ती? देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा आज भी मीडिया को कि क्षत्रिय समाज ने इस देश की सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए या सनातन के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए, जिसमें गाय भी है, गंगा भी है, गीता भी है, गायत्री भी है और गौरी भी है, मीन्स महिला भी है, जल संसाधन भी है, प्रकृति और पर्यावरण भी है, जो गीता का मतलब देश का ज्ञान भी है, और हमारी गौ माता भी है, और हमारी गायत्री का मतलब हमारे देवताओं की रक्षा के लिए क्षत्रिय समाज ने पीढ़ियां कुर्बान की है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत का मार्जिन बढ़ेगा और ये जनता की सेवा करने के लिए तीसरी बार सदन में पहुंचने वाले हैं। हालांकि 4 जून को देखना दिलचस्प होगा कि जब जनता के जनादेश का पिटारा खुलेगा तो गजेंद्र सिंह शेखावत जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।